आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी से मैं काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहा था, थोड़ा हमारे लिए समय निकालें जिससे हम योगेंद्र जी से कुछ चर्चा करें आज की राजनीति पर। इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हो रही हैं और सारे विपक्ष को एकजुट लाने की कोशिशें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उनमें कितना दम है। बीजेपी और कांग्रेस, एनडीए और इंडिया, इस समय जो इनके बीच रस्साकशी चल रही है, खींचतान चल रही है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, रेस चल रही है, उसमें कौन आगे है? इन सारे सवालों के जवाब आज योगेंद्र यादव खुद देंगे। और देखिए, इत्तेफाकन योगेंद्र जी ने बाकायदा आज ही एक आर्टिकल भी लिखा है द प्रिंट पर, जिसमें उन्होंने हाल में जो सर्वेज आए हैं उनके सारे आंकड़ों को बहुत बढ़िया से विश्लेषित किया है, समझाया है कि कैसे अभी भी 2024 का चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। हर कोई यह मानकर चल रहा है कि एनडीए आगे है, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, देखिए सर्वे ने भी बता दिया आएगा तो मोदी ही। लेकिन योगेंद्र जी का विश्लेषण कहता है 2024 का चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। योगेंद्र जी, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। और नमस्कार मानक भाई, जिसे कहते हैं ना वैधानिक चेतावनी, उससे शुरू कर दूं कि भाई मैं कोई पोलस्टर नहीं हूं, मैं कोई चुनावी भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। और कोई बाद में ये ना कहे कि देखिए ये तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, छुप के चोरी से ऐसी बातें कर रहे हैं। ना भाई, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, हूं। लेकिन और सच ये है राजनीतिक योगेंद्र कार्यकर्ता जी होने कि के आप नाते में कि आप ये सच है, आप देश के सबसे जाने माने सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, विशेषज्ञ रहे हैं। और यह भी सच है कि आपने अपने आर्टिकल में बाकायदा 2 सर्वेस का विश्लेषण किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसी एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता होने का मतलब ये थोड़ी कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें। लोग सोचते हैं कि जैसे ही राजनीति में, इसका मतलब झूठ बोलता होगा, पता नहीं उसका क्या अर्थ है, लेकिन हाँ। तो आप इसलिए ये मैंने कहा चुनाव को एकदम खुली रेस क्यों बता रहे हैं योगेंद्र जी? देखिए, एकदम खुली रेस तो कहना शायद ठीक नहीं होगा, मगर खुला है। अ, पिछले कुछ समय से काफी लोग कहते रहे हैं, खासतौर पे साल भर पहले कह रहे थे कि भाई 2024 तो अब डन डील है, हो गया, मोदी जी जीत गए, जीतेगा तो मोदी ही, अब ले दे के कुछ बचा नहीं। और जो पिछले 2 सर्वेक्षण आए हैं, एक इंडिया टीवी के लिए सीएनएक्स ने किया, दूसरा इंडिया टुडे के लिए सी वोटर ने किया। उन दोनों सर्वे को देख के फिर लोग कहते हैं कि देखिए ये तो होना ही है, तो हो गया है। मैं और मेरे सहयोगी श्रेयस सरदेसाई, हम दोनों ने इन आंकड़ों का गंभीरता से अध्ययन किया। और हमारा निष्कर्ष ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में बीजेपी आगे है। इससे इंकार करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये कहना कि इतना आगे है और इतनी स्पष्ट बढ़त है कि अब पलट नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत निष्कर्ष होगा। और ये हम 2-3 आधार पे कहते हैं। पहला तो वैसे ये भी मैं, जैसे वैधानिक चेतावनी एक मैंने दे दी, दूसरी वैधानिक चेतावनी और दे दूं। ये जो चुनाव से 8-10 महीने पहले सीटों की भविष्यवाणी होती है, इसे ध्यान से मत देखा कीजिए। ये जब मैं करता था तब भी मैं खुद हाथ जोड़ के कहा करता था कि भैया इस चीजों को आप पत्थर की लकीर मत मानिए, चुनाव आने वाला है, बहुत कुछ बदल सकता है, 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। दूसरा, इस आधार पे हम कहते हैं कि अगर आप सीटों को छोड़ के वोटों का अंतर देखें, तो देखिए खुद सी वोटर की भविष्यवाणी के हिसाब से, उनके अनुमान के हिसाब से, एनडीए और इंडिया दोनों में केवल 2% वोट का फर्क है। एक के 43, दूसरे के 41। 2% वोट इधर से उधर होते बहुत समय नहीं लगता। तीसरा, यदि आप राज्यवार देखें, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन राज्यवार देखें तो जो राज्य जहां बीजेपी का कोई असर नहीं हुआ करता था, वहां आज भी कोई असर नहीं। और जहां बीजेपी बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, वहां तो आगे बढ़ नहीं सकती, तो वहां पे गिरावट शुरू हो रही। तो बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है, पाने को बहुत कम। इसलिए बीजेपी संकट में है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये कहने की ये है कि यदि आप मुद्दों पे, इन्हीं सर्वे के अंदर जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको देखें, और खास तौर पे अर्थव्यवस्था के बारे में देखें, तो लोगों की घोर चिंता है। और आज के दिन मानक भाई, ये बात का जिक्र तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज अडानी जी का दिन है। सुबह से अडानी जी की चर्चा चल रही है, मुझे विश्वास है आपकी चैनल दिखाई रही होगी इसके बारे में। तो अडानी के सवाल पे ये दोनों, ये सर्वे जो कि दिखाता है कि बीजेपी आगे चल रही है,
ये सर्वे बताता है कि अब अडानी का जो तीर है, जो राहुल गांधी ने छोड़ा था, वो निशाने पे लग रहा है और इस सवाल पे जनता में बेचैनी। तो इन सब चीजों के आधार पे हम कहते हैं कि ये रेस अभी भी खुली हुई है। हालांकि विपक्ष को बहुत मेहनत करनी होगी। अभी भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी चिंता का विषय है विपक्ष के लिए, और कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस कहीं बेहतर करनी होगी। ओके, आपने 4 लेसन बताए हैं इन सर्वेस के हिसाब से अपने विश्लेषण में। वो 4 लेसन इंडिया गठबंधन के लिए क्या क्या हैं योगेंद्र जी? पहला लेसन तो हमने यही कहा कि देखिए, 2014 का चुनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप जीत सकते हैं, बीजेपी को हराया जा सकता है। दूसरा लेसन ये है कि हराया तब जा, वो पहला मैं बता ही चुका हूं तो उसके जी, विस्तार में नहीं हाँ, जाऊंगा। ठीक है। दूसरा ये है कि हराया तब जा सकता है अगर आप इसे मोदी बनाम मुद्दा बनाएं। मोदी बनाम राहुल गांधी या कौन बनेगा प्रधानमंत्री के चक्कर में फंसे तो इस वक्त आप आगे नहीं आ सकते। अगर आप सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसे मुद्दों को उठाएंगे तो अभी आप इससे पार नहीं पाए। लोगों की चिंता है, लेकिन इस आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर अर्थव्यवस्था का सवाल उठाएंगे, गरीबी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और अगर अडानी का सवाल उठाएंगे तो वो सवाल है जो जनता को मथ रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। इन सवालों को उठाइए। तीसरा, जो मैंने कहा, उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, 80 सीट है उसमें, और वहां अभी भी विपक्ष के पास कोई बीजेपी की कोई पुख्ता काट नहीं बन पाई है। जैसा अलायंस है, वो अलायंस अपने आप में मान लीजिए बन भी गया, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, रालोद सब साथ आ गए, तब भी मिला के इन सर्वेक्षणों के हिसाब से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा सबक ये है कि ले दे के दारोमदार कांग्रेस पे है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये सब है, लेकिन जिन इलाकों में बीजेपी झाड़ू लगा सकती, 2019 में जहां झाड़ू लगाई थी और जहां उसे रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सब इलाके वो हैं जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस है। तो इन दोनों सर्वेक्षण के हिसाब से कांग्रेस अभी 65-75 सीट पे रुकी हुई है। सर्वेक्षण गलत हो सकते हैं, 10-20 सीट, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब तक 125 सीट के नजदीक नहीं पहुंचती तब तक विपक्ष नहीं जीतेगा। तो जहां जिसे सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी है और जिसे सबसे ज्यादा दारोमदार है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और जिसे सबसे ज्यादा ग्रो करने की संभावना है, टीएमसी 35 नहीं लाएगी तो 40 ले आएगी, डीएमके 25 नहीं तो 30 ले आएगी। लेकिन जहां सबसे बड़ा अंतर पड़ सकता है वो कांग्रेस है, 75 या 125, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पे है कि वो अपनी भूमिका को समझे और कुछ बड़ा काम करे। ओके, अब आपने जो पहला सबक बताया उसमें आपने ये कहा कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और गेन करने के लिए बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर वो गेन करे या करने की संभावना हो। और ये जो आंकड़े आपने बाकायदा इन दोनों सर्वेस के अपने आर्टिकल में दिखाए भी हैं, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अच्छा खासा नुकसान इस बार बीजेपी को, एनडीए को होने वाला है, जो सर्वेस बता रहे हैं। उसी तरह बिहार, इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए का हो रहा है। इसके अलावा जहां कांग्रेस से टक्कर है वहां 2-4 सीटों का नुकसान है पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन योगेंद्र जी, अभी भी ये दोनों सर्वेस कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए कंफर्टेबल एक मेजॉरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी 8 महीने पहले इन सर्वेक्षणों के हिसाब से सीटें तय करना मुश्किल है, लेकिन इन 6-8 महीनों में ऐसा क्या बदल जाएगा जो 300 सीट के पार वाला एनडीए 270 के नीचे आ जाएगा? पहली बात तो कि मानिक भाई, ये कंफर्टेबल नहीं है। एक सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति की हैसियत से, एक जमाने में मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी हैसियत से बैठता था, मैं जानता हूं कि लोकसभा में 20-25 सीट का हेरफेर सिर्फ 1-1.5% का खेल, इससे ज्यादा का नहीं है। 1-1.5% वोट इधर से उधर हुए और ये जो 290 सीट के करीब दिखाई दे रही है बीजेपी की, ये 260 पे आ जाएगी और उतने से बदल सकता है। नंबर 2, खुद सर्वेक्षण में 2-2.5% का तो मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो ये भी संभव है कि सर्वेक्षण वाले जब भविष्यवाणी कर रहे होंगे, उनकी आंख के सामने 260 का आंकड़ा भी पड़ा होगा, 275 का आंकड़ा भी पड़ा होगा, 290 का, हो सकता है 300 का भी पड़ा हो।
तो उन्होंने उनमें से चुना कि चलिए 287 हम कहते हैं। ऐसा ही होता है ये ना, इसमें आपको फैसला करना पड़ता है। इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ खड़े। हम्म। तीसरा, ये जो मुद्दे मैंने बताए, देखिए अगर ये मोदी बनाम मुद्दा का चुनाव बनता है और अगर बड़े सवाल उठते हैं, तो देखिए बीजेपी का संकट क्या है? बीजेपी का संकट ये है कि देश की एक बहुत बड़ी पट्टी है जहां बीजेपी लगभग नदारद है। आ, बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 है नहीं, बनेगी नहीं। अ, और उसके नीचे तो तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, यहां बीजेपी है नहीं, और पंजाब को भी अब इसमें जोड़ दीजिए, और आ सकती नहीं है। बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में सीटें, कोई कहे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा से मिलने नहीं। वाली है, हाँ। तेलंगाना का भी अब तो होने वाला नहीं। बीजेपी ब्रेक थ्रू नए इलाकों में नहीं कर पाई है 2019 के बाद। नॉर्थ ईस्ट के एक दो राज्यों को छोड़ दीजिए, किसी बड़े स्टेट में बीजेपी 2019 की तुलना में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं है। नीचे जाने वाले बहुत इलाके हैं, आप देखिए ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहां तो मतलब बिल्कुल लगभग सारी सीटें बीजेपी के हाथ में है। तो हम्म। मतलब देखें, लोग गेन तो कर नहीं सकते। हम्म। तो बीजेपी का संकट ये है कि गेन करने की जगह नहीं, लूज करने की बहुत है। तो बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है, तो उसे जो पश्चिमोत्तर भारत है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा, दिल्ली वगैरह, इसमें लगभग सारी सीट जीतनी है। इनमें मिला के 200 सीट के करीब है। और बीजेपी को इसमें से 175 180 सीट जीतनी है। 200 में से 180 सीट जीतनी है लाने के लिए। अब आप समझिए, कोई आपको ये चैलेंज दे दे तो आपके भी पसीने छूटेंगे ना। तो ये दिक्कत है बीजेपी की। बीजेपी आगे भले ही है, लेकिन याद रखिए, अगर बीजेपी की 1/3 सीट भी यहां से निकल गई इन इलाकों में, 1/3 सिर्फ, तो बीजेपी हार गई इलेक्शन में। बस ये काम करना है ऑपोजिशन को। इसलिए बीजेपी की हार उतनी अप्रत्याशित, उतनी गजब, उतनी अनहोनी बात है नहीं जितना कि दिखाई जाती है, क्योंकि बीजेपी को ले दे के देश की 350 सीटों में से उन्हें 250 सीट हासिल करनी होती है, जो काफी टेढ़ी चीज है। तो ऑपोजिशन जरा सा इस मामले को ऊपर उठाए और ऑपोजिशन की स्थिति बेहतर हो, तो 350 में बीजेपी को 200 पे रोकना कोई असंभव काम नहीं है। साढ़े इसलिए मैं कहता अच्छा, मतलब हूं। आप ये कह रहे हैं 350 से बीजेपी या एनडीए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं एनडीए की बात कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आपने कहा जैसे अगर 1-2% भी इधर हुआ तो 260 तक आ जाएगी। 260 और 250 भी आई तब भी 272 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो बीजेपी और एनडीए में अगर फर्क करके चलें योगेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अगर चुनाव हार गई, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, तो फिर पूरा खेल बदल सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखिए, सच बात यह है कि अगर एनडीए को भी 5-10 सीटों की इधर उधर जरूरत पड़ी, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से उसको मिल सकती है। ये हर कोई मान के चलता है और ये सही बात है। मैं आज देखिए, एक जो बड़ा बदलाव हुआ है 2019 और आज के बीच में, वो ये है कि एनडीए नामक जो प्राणी था, वो लगभग लुप्त हो गया है। आज एनडीए में बीजेपी ही तो है। और कौन है? कौन है के नाम पे वो जो शिवसेना का वो फैक्शन है, जो किसी भी दिन बीजेपी की जेब में जा सकता है, वो बीजेपी का जेबी संगठन है, वो शिवसेना नहीं है। अजित पवार हैं, उनको कह सकते हैं आप। अगर शरद पवार जम के खड़े हो गए और घूम गए महाराष्ट्र में कि इसने मेरे साथ धोखा किया, इसको वोट नहीं देना, तो फिर अजित पवार कहां दिखाई देंगे आप कह नहीं सकते। और बिहार में कौन सी पार्टियां हैं, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा। अकाली दल इनके हाथ से चला गया। तो इस वक्त एनडीए नामक प्राणी ले दे के बीजेपी को सिर्फ 10-15 सीट ही और दे सकता है जितनी उनकी। तो खेल सिर्फ बीजेपी का है। मगर ये बात आप सही कह रहे हैं, अगर बीजेपी को कायदे से हराना है, अगर इंडिया कोलिशन को बैठ के सोचना हो मुंबई में कि भाई बीजेपी को कितने पे उतार दें कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, तो वो आंकड़ा 225 के करीब, 225 पे अगर आप बीजेपी को उतारते हैं, तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और आज की स्थिति में बीजेपी 225 से काफी ऊपर चल रही। ओके। तो इस सर्वे के हिसाब से ही, क्योंकि अभी हाल ही में किए गए हैं योगेंद्र जी, विपक्ष को अब आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमिक इश्यूज पर अपना चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसी के बाद ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा भी वोटों का इधर उधर हो जाएगा तो बीजेपी नीचे आ जाएगी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं
प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष को किसी भी चेहरे को आगे करने की जरूरत नहीं है और तभी वो पीएम मोदी वर्सेस मुद्दा चुनाव बन पाएगा? मेरी ये समझ है कि इसे मोदी बनाम मुद्दा का चुनाव बनाना विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा समझदारी की बात होगी। चूंकि इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि जो भी स्थिति है, जिस भी कारण से, चाहे मीडिया की वजह से, प्रचार तंत्र की वजह से, मोदी जी की एक छवि देश में है और इस वक्त उनकी लोकप्रियता पिछले 5 6 8 8 9 साल से, 10 साल से आप कह सकते हैं, उनकी लोकप्रियता बाकी किसी भी नेता से ऊपर रही। तो आज की तारीख में मोदी जी बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है। अब ऑपोजिशन आने वाले इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पिछले साल भर में काफी बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उनकी छवि पर वो जो पप्पू का स्टिकर लगा था वो हटा है, ये सब बात है। लेकिन क्या ऑपोजिशन इसे मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना चाहेगा? इसमें दो संकट हैं। एक तो ये कि मोदी जी की लोकप्रियता ज्यादा है, और दूसरा संकट ये है कि इससे इंडिया कोalition के बीच में जो खींचतान है वो थोड़ी और गहरी हो सकती है। तो इन दोनों कारणों से मेरी समझ है कि अगर ऑपोजिशन इसे मोदी बनाम मुद्दा का सवाल बनाता है, और वो इसलिए भी, मानक भाई, कि इस वक्त इस देश को चेहरों की नहीं, सही सवाल की जरूरत है। ये आज का समय है जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। दुनिया का कोई देश होता जहां महंगाई, बेरोजगारी की ये स्थिति होती, वहां सरकार इस वक्त बिल्कुल डावाडोल स्थिति में होती, आज गई कल गई वाली स्थिति होती है। लेकिन हमारा देश अनूठा है। और जो अडानी का सवाल है, फिर मैं कहता हूं, अगर कोई एक बड़ा तुरुप का इक्का इस वक्त विपक्ष के पास है तो वो है गौतम अडानी। मोदानी का नाम, जिसको राहुल गांधी ने बहुत हिम्मत से उठाया था, लेकिन फरवरी मार्च के बाद ये मामला थोड़ा ढीला पड़ गया है। फिर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, जिसने इस बात को लगभग बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा था। उसके आरोपों को बहुत बल दिया है, बहुत कुछ उसमें प्रमाण आए हैं, लोगों के नाम आए हैं अब तो अगर इस बात को विपक्ष एक मुद्दा बनाता है, और मुद्दा बनाने के लिए, मानक जी, मेरा मानना है, मुद्दा बनाने के लिए मुंबई से एक बयान दे देना पर्याप्त नहीं है, 5-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पर्याप्त नहीं। मुद्दा बनाने का मतलब है सड़क पे कुछ आंदोलन करना इन सवालों को लेकर। जब तक विपक्ष ये नहीं करे, ठीक है, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपने कहा अदानी एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है, और आपने जो आंकड़ा भी अपने आर्टिकल में लिखा है वो सही है, मैंने चेक भी किया था। 55% लोग मानते हैं कि बड़े उद्योगपतियों को इस सरकार में फायदा हुआ है। लेकिन एक और आंकड़ा जिसका मेंशन आपने खुद अपने आर्टिकल में किया भी है योगेंद्र जी, 47% लोग ये मानते हैं कि सरकार ने इकोनॉमी को अच्छे से हैंडल किया है। 54% से कम हुआ है वो, लेकिन 47 पर है अभी भी। मनमोहन सिंह, जैसे आपने खुद लिखा है, उससे आगे। अगर इकोनॉमी पर थम्स अप मिल रहा है और उसके बावजूद 300 सीट से ज्यादा मिल रही है, तो अब से लेकर पिछले अगले 6-8 महीने में ऐसा क्या विपक्ष कर लेगा कि इकोनॉमी के मुद्दे पर यह आंकड़ा कम हो जाएगा और सीटें बीजेपी की कम हो जाएगी? इकोनॉमी पे थम्स अप नहीं मिल रहा है। देखिए, वही विचित्र बात है, हमें समझना चाहिए। हर व्यक्ति कह रहा है मेरी स्थिति खराब हुई है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई है, लेकिन जब आप उनसे जब मूर्त सवाल पूछते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हैं, जो उनके अनुभव से जुड़े हैं, तो वो कहते हैं स्थिति बहुत खराब है ना। आप उनसे पूछिए कि अगले 6 महीने, साल में आपके परिवार की आर्थिक हालत सुधरने वाली है, वो कहते हैं नहीं सुधरने वाली। और ये, मानक भाई, बताऊं, ये बहुत अनहोनी बात है, क्योंकि मैं सर्वे रिसर्च करता रहा हूं। हिंदुस्तान की कुछ ऐसी तासीर रही है कि बुरी से बुरी हालत में आप लोगों के पास जाइए, पूछिए कि अगले 1 साल में, 1.5 साल में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वो व्यक्ति कहता था हाँ जी बेहतर। सरकार कैसी है? खराब है। सरकार हटनी चाहिए। आपकी स्थिति अच्छी होगी? हाँ, अच्छी होगी। अब उल्टा है, मेरी स्थिति खराब है, आगे और भी खराब होगी, लेकिन सरकार बहुत अच्छी है। इसकी दुविधा है। इसकी वजह क्या समझ में आती है आपको? जी, यही इसको आप ये कह सकते हैं कि देखिए क्या मूर्खता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की सोच में हमेशा ये इस तरह का एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है।
जिसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई ये बात है कि लोगों को लगता है हाँ मेरी स्थिति तो खराब है, हालत और खराब होगी, लेकिन कोई है क्या जो इसको बेहतर कर सकता है। जैसे ही लोगों को ये दिखना शुरू होता है, अगर इंडिया कोalition अपनी तरफ से समझिए 5 बड़ी घोषणाएं कर, सिर्फ ये एलपीजी सिलेंडर का 200 रुपया कम करना जैसी हल्की बात नहीं, 2 4 5 बड़ी घोषणा करे, कहे कि किसान को एमएसपी हम दिलाएंगे, कहे कि बेरोजगारों को हम ये गारंटी देते हैं, या तो आपको इतने या रोजगार, नहीं तो स्टाइपेंड, नहीं तो कुछ और, ऐसी बड़ी घोषणाएं करे कि लोगों को दूसरा दिखाई देना शुरू करे, तो ये 47% का जो आंकड़ा है ना, ये 3 हफ्ते में 35 पे आ जाएगा। क्योंकि इसका जो आधार है अनुभव, लोगों का अनुभव के हिसाब से तो वो कह रहे हैं बहुत गड़बड़ है। तो वही हमेशा होता है कि कॉन्क्रीट आंसर नेगेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट आंसर पॉजिटिव। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को जिस दिन कोई नेता जोड़ देगा, जाके सभा में लोगों से कहेगा कि अच्छा आपके घर में बच्चों को नौकरी मिली, पिछले 10 साल में किसी को मिली नौकरी, अच्छा कड़वा तेल महंगा हुआ कि सस्ता हुआ, अच्छा पेट्रोल का दाम क्या हुआ, ये करना शुरू करेगा, एकदम कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जुड़ जाएंगे। बस उसकी कमी है इसमें। ओके। अब एक जो सबसे आखिर में आपने बताया, जो चौथा आपका पॉइंट है, वो ये है कि कांग्रेस को एक लीड रोल इस गठबंधन में बीजेपी को हराने के लिए लेना पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है, वहां वहां कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना ही होगा। अगर नहीं सुधारा तो फिर भूल जाएं। जबकि ये सर्वे साफ साफ बता रहे हैं योगेंद्र जी, कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन अभी हारी बीजेपी, वहां भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और नॉर्थ इंडिया में आपको पता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल है, बिहार में और महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, वहां तो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में जहां असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस बहुत आगे लग रही है, वहां 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत रही है। हरियाणा, दिल्ली, सब जगह। तो इससे कांग्रेस ऐसा क्या कर पाएगी जो अपनी स्थिति 50, 60, 70 से 100, 125 पहुंचाएगी? कैसे होगा ये? दो बात मानक भाई, पहला तो ये कि जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जिम्मेवारी ज्यादा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस को कुछ अपना ज्यादा दबदबा दिखाना चाहिए, रौब दिखाना चाहिए, सब कुछ राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। इस तरह की चीजें कांग्रेस ने कहनी छोड़ दी हैं, और वो मैं समझता हूँ बहुत समझदारी की बात है। जिम्मेवारी का मतलब यही है कि आप थोड़ा झुक के चलें दूसरों के साथ। जो संभावना है वो ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों सर्वे दिखा रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में आगे है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में काफी आगे है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में इस वक्त बीजेपी आगे है। लेकिन एक अंतर है, आप इनमें वोटों के आंकड़े देखिए और बाद में आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव 2019 में कितना अंतर था। 2019 में इन राज्यों में बीजेपी 25-25% आगे थी कांग्रेस से। अब वो आंकड़ा घट के 6-8% का हो गया है। तो बीजेपी आगे है इन सर्वे के हिसाब से, लेकिन अब वो बीटेबल मार्जिन में आ गया है। 25% को आप पार नहीं कर सकते, लेकिन 6-8% को आप पार कर सकते। तो ये संभव है, खासतौर पे यदि अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाया जाए। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की एक तो कुल मिला के छवि पिछले 1 वर्ष में बेहतर हुई है, राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है, और कांग्रेस के संगठनात्मक एक ताकत आई है, एक थोड़ा सा एक संगठनात्मक प्रक्रियाएं बेहतर हुई है खड़गे जी के आने के बाद से। अगर उसका फायदा उठा के, ये सब आंतरिक चीजें हैं, लोगों को पता नहीं लगता, अगर इसका फायदा उठा के कांग्रेस अब जमीन पे जाए और हमला करे, और अगर मैं फिर कहता हूं, मैं शायद चौथी पांचवी बार अडानी का नाम ले रहा हूं, लेकिन अगर ये ब्रह्मास्त्र है और ये राहुल गांधी ने व्यक्तिगत हिम्मत दिखाई है, इस देश में किसी की हिम्मत नहीं होती अडानी अंबानी का नाम लेने की, किसी नेता की हिम्मत नहीं होती। प्रधानमंत्री को गाली देना आसान है, अडानी अंबानी पे उंगली उठाना बहुत मुश्किल काम है इस देश के अंदर। राहुल गांधी ने वो हिम्मत दिखाई। पर अगर अब वो सिर्फ उसे व्यक्तिगत हिम्मत नहीं, अपने संगठन की तरफ से करें, और आपने देखा होगा इसमें 2 प्रश्न है इस सर्वे में। एक प्रश्न तो है जो पूछता है कि क्या ये सरकार अमीरों के लिए ज्यादा काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है? तो लोग स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, अमीरों के लिए काम करती है ये सरकार। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अच्छी है सरकार, मेरी हालत खराब है, मैं गरीब हूं, सरकार अमीरों के लिए काम करती है, सरकार अच्छी है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या दुविधा है। मैं नहीं कह रहा कि सर्वे का दोष है, ये एक हाँ। सामान्य व्यक्ति के मानस का दोष होता ओके। है, उसके अंदर हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन ओके रहते हैं। योगेंद्र जी, दो सवाल दूसरी और है चीज, मेरे। हाँ। आखिरी एक और, ये जो सर्वे अडानी पे स्पेसिफिक सवाल पूछता है, क्या अडानी पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आप उसमें विश्वास करते हैं, वो
संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है विश्वास करने वालों की, और इससे बीजेपी को परेशानी होगी। और अगर कांग्रेस इसे अपना प्रमुख मुद्दा बना ले, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस बना ले, तो इन पूरे इलाकों में देखिए बिल्कुल एक जुड़ता हुआ लगभग एक प्रदेश है, ये अलग अलग प्रदेश नहीं, एक मायने में इलेक्टोरली एक बेल्ट है। इस बेल्ट में अगर 2-2.5% वोट खिसक गए, इतने में बीजेपी की 30-40 पार्लियामेंट्री सीट खिसक जाएगी। इसलिए असली बैटल ग्राउंड 2024 का यही। ओके, अब दो सवाल और हैं मेरे, योगेंद्र जी। एक, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं और इंडिया गठबंधन की कामयाबी में वो एक अहम रोल निभा सकते हैं, नाकामी में भी बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया, इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स में आए, पर पंजाब और दिल्ली उनके लिए कितना अहम है और उनकी महत्वाकांक्षा, जिस पर आप पहले भी बहुत सवाल उठा चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मानेगी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ किसी समझौते के लिए? और क्या वो जिन स्टेट्स में अपने पैर पसार रहे हैं वहां अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू कर पाएंगे? अभी हम इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। इंडिया कोएलिशन बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक दो पार्टियां, खासतौर पे एनसीपी के अंदर जो कुछ हो रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ हो रहा है, उसको लेते हुए अनिश्चितता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पंजाब में सीटें जीतने के लिए किसी की मदद की बहुत बड़ी जरूरत नहीं होगी, अगर हम असेंबली इलेक्शन के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो। और उधर दिल्ली में मदद के बावजूद भी कितनी सीट जीत पाएंगे ये स्पष्ट नहीं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर है बंगाल, सबसे बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश, जहां पे हमें फोकस करना चाहिए। और क्या वो इसके लिए तैयार होंगे, देखना होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने काफी समझदारी और एक दीर्घकालिक समझ इसमें दिखाई है। कब तक वो इस समझ के ऊपर कायम रहेंगे और खास तौर पे सेकुलरिज्म के सवाल पे किस हद तक वो खड़े होके एक पोजीशन लेंगे, स्टैंड लेंगे, ये देखने का मुद्दा है। ओके, आखिरी सवाल योगेंद्र जी। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार कह रहे हैं बार बार, हो सकता है ये सरकार चुनाव जल्दी करा ले, और आज ही खबर आई है कि सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है संसद का 18 से 22 सितंबर, 5 दिन के लिए। क्या आप दोनों को जोड़कर देखते हैं और क्या आप इस संभावना में यकीन करते हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं? आज दोपहर से तो मुझे यही लग रहा है मानक भाई कि कुछ तो खेल है। ये अचानक संसद का सत्र बुलाना 28 से 22 तारीख सितंबर में, क्योंकि दिसंबर में तो आना ही था सत्र, उससे पहले बुलाने का एक कारण ये हो सकता है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ घोषित करना चाहती है। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार लोकसभा चुनाव भी घोषित करना चाहती है। क्या हो सकता है इसके बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं। मेरे मन में दो कयास है। देखिए, जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक या तो मंदिर से होगा या मुसलमान से होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता इस सरकार में। सारा मखेल तो वही है, ले दे के हिंदू मुसलमान करना। दो संभावनाएं हैं। एक तो ये कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बजाय, क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है, सरकार हो सकता है ट्रिपल तलाक की तरह ऐसा कोई कानून इंट्रोड्यूस कर दे कि हाँ, हमने 4 शादियों पे बैन लगा दिया, हमने पॉलीगैमी बंद कर दी, बहुविवाह व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इत्यादि। ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुविवाह व्यवस्था को रेगुलेट करना एक अच्छा काम है, होना ही चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक को खत्म करना एक अच्छी बात थी। लेकिन उसको एक बहुत रंग दिया जाए। इस देश में बहुविवाह करने वाले मुसलमान और हिंदुओं में बहुत कोई फर्क है नहीं वैसे, लेकिन उसको एक रंग दे के पेश किया जाएगा टीवी चैनल्स की तरफ से। और दूसरा ये हो सकता है कि जो 1991 का कानून है, जो कहता है कि अयोध्या वाले मामले को छोड़ के बाकी किसी भी केस में जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, जिस मंदिर मस्जिद गिरजाघर की, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। मुझे लगता है शायद सरकार उसको भी खारिज करेगी और कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी, इन सब के लिए रास्ता खोलेगी। तो कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक माहौल को गरमाने के लिए कुछ किया जाएगा। सरकार को कई चिंताएं हैं जिसकी वजह से सरकार, बीजेपी सोच सकती है जल्दी इलेक्शन करवाने की। पहली चिंता तो ये है कि चीन के मामले पे, चीन के फ्रंट में स्थिति बद और बदतर होती जा रही है। दुनिया को आप कुछ भी कहिए, मतलब जो कुछ ब्रिक्स में हुआ है, उसके आधार पे हमारे प्रधानमंत्री अगर ये दावा करें कि भाई हमारी दुनिया में इज्जत बहुत बड़ी है, तो हास्यास्पद सा हो जाएगा वो मामला थोड़ा। और उधर लद्दाख में चीन कुछ ना कुछ खुराफात कर रहा है, करता जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का मैप रिलीज किया है।
दूसरी चिंता ये है कि इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है और बारिश अच्छी नहीं हुई है। बारिश का जो दूसरा फेज मानसून का है वो खराब हुआ है और किसान त्रस्त होगा थोड़े समय के बाद और देश में महंगाई बढ़ सकती है। तीसरी चिंता ये है कि ये इंडिया कोएलिशन तो कुछ पकड़ रहा है मामला और ये समस्या कर सकते हैं। और चौथा ये कि अडानी वाला मामला गरमा रहा है और इन चारों की काट क्या है? आप जानते हैं काट क्या है? हिंदू मुसलमान। तो बस हिंदू मुसलमान होगा, आग लगाने की कोशिश की जाएगी, जगह जगह पे भड़काना, घृणा फैलाना, ये सब, और उसके लिए टीवी चैनल को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए देश को बचाने के लिए जो लोग प्रतिबद्ध हैं, उन लोगों को इस देश के बड़े सवालों को उठाना होगा, देश के संविधान को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो चुनाव है मानक भाई, मैं इसे लोकसभा का चुनाव नहीं मानता। ये कई मायनों में इसका असर लगभग इस देश की संविधान सभा के चुनाव जैसा होगा। क्योंकि अगर 2024 या 2023 अगले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी दोबारा स्पष्ट बहुमत लेके स्वयं आती है तो फिर संविधान खतरे में है। इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सब लोगों का धर्म बनता है, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के स्वधर्म को बचाना चाहते हैं, वो इकट्ठे हों, खड़े हों, देश बचाने के लिए इस बार काम करें। ओके, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। बड़े दिनों बाद आपका सेफोलॉजिस्ट वाला अवतार देखने को मिला है। अब देखते हैं कि क्या ये जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, कहीं ये वाकई अर्ली इलेक्शन कॉल करने के लिए या उससे पहले कुछ घोषणाएं करने के लिए तो नहीं बुलाया गया। देखते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।